Guys, welcome to Educity. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. हम Educity पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम स्टार्ट करेंगे. एक मिनट रुको, बस सेटिंग चेंज कर दूँ मैं. तो न्यू क्रिमिनल लॉ बिल्स आए हैं. तो जो न्यू क्रिमिनल लॉज बिल्स आए हैं उसके अंदर अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर वो क्या कह रहे हैं कि हम क्या प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, हम जस्टिस प्रायोरिटाइज कर रहे हैं. आर प्रायोरिटी इज जस्टिस. ठीक है. Union Home Minister Amit Shah said on Monday that it would take up to 3 to 4 years for the entire process and relevant technical aspects of 3 new criminal laws to become fully applicable. वो कह रहे हैं कि 3 to 4 years हमें लग जाएंगे इनको applicable करवाने में. और कल हमने पढ़ा था कि स्टेट्स को 2029 तक का टाइम दिया हुआ है कि आप इनको applicable करवाओ जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं. ठीक है. आफ्टर द इंटायर प्रोसेस वॉज इम्प्लीमेंटेड अ पर्सन वुड गेट जस्टिस इवन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट विद इन 3 years ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR. अब यहाँ पे आपको FIR की फुल फॉर्म का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने कल भी लिखा था, ये आपको पता होना चाहिए कि FIR इज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. ठीक है. अब वो क्या कह रहे हैं कि अब क्या होगा. ठीक है. पुलिस के पास कंप्लेंट होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में केस जाता है, ट्रायल कोर्ट में जाता है, फिर उसके बाद चैलेंज होता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में. इस सारे प्रोसेस को बहुत टाइम लग जाता है. इंसान मर जाता है या फिर जिसने ऑफेंस किया होता है वो मर जाता है, जिसके साथ हुआ था वो मर जाता है, बट जस्टिस नहीं मिल पाता. राइट. द पर्सन इज नॉट एबल टू गेट जस्टिस. राइट. बट अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जर्नी, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी जो है वो 3 years में ही हो जाया करेगी. ठीक है ना, ये बोल रहे हैं वो. तो अब यहाँ पर एक और फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि मिस्टर शाह कह रहे हैं कि न्यू लॉ की प्रायोरिटी क्या है. न्यू लॉ की जो प्रायोरिटी है वो जस्टिस है. ठीक है ना. न्यू क्रिमिनल लॉज would prioritize justice instead of punishment. इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट क्या प्रायोरिटाइज करेंगे, जस्टिस प्रायोरिटाइज करेंगे. ठीक है ना. न्यू क्रिमिनल लॉज का क्या है, एम क्या है, प्रायोरिटाइज क्या करेंगे, जस्टिस. राइट. उसके बाद द होम मिनिस्टर सेड द 3 laws वर अवेलेबल इन ऑल लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये अनदर प्रॉब्लम थी. अब ये बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या थी. देखो, एक तो प्रॉब्लम थी डिलेड जस्टिस की, डिलेड जस्टिस. दे वांट टू लाइक जो डिलेड जस्टिस हो रहा था उसको केटर करना चाहते हैं, प्रायोरिटाइज जस्टिस करना चाहते हैं. और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी लैंग्वेज बैरियर. ठीक है ना. जो पुलिस के एग्ज़ाम्स होते हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस में होते हैं, लोग जो होते हैं वो रीजनल लैंग्वेज में चीज़ों को ज़्यादा समझ पाते हैं, बट जो हमारा क्रिमिनल लॉ था वो रीजनल लैंग्वेज में नहीं था. एंड दिस वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. ठीक है. एज अ लॉयर आई कैन टेल यू दिस वॉज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम विद द पुलिस. ठीक है. उनको समझ में नहीं आता था. बट अब जो है, जो लैंग्वेज है, ये थर्ड पॉइंट लिखेंगे. ठीक है. जो लैंग्वेज है वो 3 laws, ये लिखेंगे 3 laws are available in all the languages mentioned in the 8th schedule of the Constitution which includes Tamil. ठीक है ना. तमिल में भी ये है, मतलब जो 8th शेड्यूल में जितनी लैंग्वेज है उसके अंदर ये जो 3 laws है ये अवेलेबल है. ठीक है. ऑन जून 18th मिस्टर स्टालिन रोड टू मिस्टर शाह. अब मिस्टर स्टालिन कौन है, CM ऑफ तमिलनाडु. ठीक है. तो CM ऑफ तमिलनाडु रोड टू मिस्टर शाह, दैट इज अमित शाह, दैट इज द होम मिनिस्टर, कि ये लॉ मत लेकर आओ. इनका जो नेमिंग है वो संस्कृत में है एंड इट इज क्लियरली वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 349. तो मिस्टर स्टालिन, that is CM of Tamil Nadu, says the names of laws is in Sanskrit, that is violative of Article 348. 348 का वायलेटिव है, मतलब वायलेट करता है आर्टिकल 348 को. तो आर्टिकल 348 क्या कहता है. आर्टिकल 348 is a provision that of the Constitution of India that deals with the language of the Supreme Court, High Court and the bills. और वो कहता है कि जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज होगी. ये क्या प्रोविजन है, आर्टिकल यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है. आप भी लिखो आर्टिकल
Article 348 deals with the language to be used in Supreme Court, High Court, and bills, acts. It says that shall be English. ठीक है ना, तो ये क्या कहता है, इंग्लिश होगी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, अगर कोई अदरवाइज लॉ चेंज नहीं हुआ है तो इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज होगी। आर्टिकल 348 ये कहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर संस्कृत में नाम रखे हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं ये वायलेटिव है, तो हमें पता होना चाहिए आर्टिकल 348 क्या कहता है। तो आर्टिकल 348 क्या कहता है, Mr. Shah asserted that the total duration of police custody remained 15 days। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि 15 डेज की ही कस्टडी है, बट अब वो पार्ट्स में भी ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ होल। अब ये क्यों ऐसा किया है, वो कह रहे हैं कि 15 डेज जो होता था पहले, वो मेडिकल इश्यूज कहते हुए हॉस्पिटल में बैठ जाते थे, 15 दिन, पूरे 15 दिन हॉस्पिटल में निकाल देते थे वो, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं होगा, अगर वो हॉस्पिटल में गया कोई मेडिकल रीजन की वजह से, तो बाद में भी वो ये कर सकता है, राइट। तो ये है। उसके बाद टोटल रिमांड विल बी 15 डेज बट विल हैव टू बी सिक्योर्ड विद इन 60 डेज ऑफ अरेस्ट एंड कैन बी टेकन इन पार्ट्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे टोटल रिमांड विल बी 15 डेज but will have to be secured within 60 days of arrest and can be taken in parts। पार्ट्स में भी ले सकते हो, 15 दिन एक साथ भी, और पार्ट्स में भी ले सकते हो, ठीक है जी, ये है। उसके बाद नेक्स्ट, नाउ earlier if an accused was sent to police remand and he got himself admitted to a hospital for 15 days, there was no interrogation मतलब questions नहीं पूछ सकते थे, कुछ नहीं हो सकता था, ठीक है ना। नाउ रिगार्डिंग द मिसिंग सेक्शन ऑन पीनल प्रोविजंस फॉर सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट मेन एंड ट्रांसजेंडर, वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर जजमेंट्स है, हम सुप्रीम कोर्ट से बात कर लेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, मेधा पाटकर गेट्स जेल टर्म फॉर डिफेमिंग दिल्ली एलजी। अ दिल्ली कोर्ट ऑन मंडे सेंटेंस मेधा पाटकर, एक्टिविस्ट एंड फाउंडिंग मेंबर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन, टू imprisonment for 5 months in a 23-year-old criminal case launched against Delhi Lieutenant Governor VK Saxena. The court also ordered to pay 10 lakh compensation. Metropolitan Magistrate of the circuit who had convicted said the order would remain suspended for 30 days. In the court rejected her prayer to release her on probation and said it was not imposing a jail term of a year or two considering her age. वो कह रहे हैं कि हम कम सज़ा दे रहे हैं क्योंकि आपकी एज बहुत ज़्यादा है, तब नहीं तो मतलब वो, तो यहाँ पे लिखेंगे मेधा पाटकर imprisoned, एक मिनट यहाँ पे लिखेंगे मेधा पाटकर imprisoned for 5 months। अब यहाँ पे सबसे पहले मेधा पाटकर कौन है, एक्टिविस्ट एंड फाउंडिंग मेंबर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। केस क्या है, क्रिमिनल डेफेमेशन केस lodged against Delhi लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना, ठीक है। तो इसके अंदर और दिल्ली कोर्ट gave sentence plus 10 lakh फाइन, ठीक है ना। तो मेधा पाटकर कौन है, कौन किसके अगेंस्ट, क्रिमिनल डेफेमेशन मतलब बेइज्जती करना, कुछ गलत बोलना, ठीक है। मेधा पाटकर को 5 महीनों की इम्प्रिजनमेंट हो गई है। गवर्नमेंट अनडिसाइडेड ऑन डेडलाइन टू फिक्स बाउंड्रीज फॉर सेंसस। अब सेंसस क्या होता है, ठीक है, काउंटिंग द पॉपुलेशन,
counting the population and collecting data related to the population. ठीक है ना, डाटा भी इकट्ठा करना, जो डाटा भी इकट्ठा करना है रिलेटेड टू द पॉपुलेशन एंड काउंटिंग द पॉपुलेशन. ठीक है, ये है द डेडलाइन टू फ्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तहसील्स, टाउन्स. अब यहाँ पे ना सेंसस को करने के लिए जो फ्रीज करना होता है, कि बाउंड्रीज को फ्रीज करना होता है, वो बाउंड्रीज फ्रीज ना करने की जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो गई है. तो अब वो कह रहे हैं कि क्या पता सेंसस हो जाए. लास्ट सेंसस एक्सरसाइज 2011 में हुई थी, 2020 में ड्यू थी, 2020 में कोविड की वजह से नहीं हुई है. अब वो कह रहे हैं कि सेंसस होगा तो जो बिल आया था वुमेन्स कोटा वाला वो भी तभी एप्लीकेबल होगा. तो यहाँ पर सेंसस, ठीक है ना, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, कलेक्टिंग डाटा. ठीक है ना. तो लास्ट एक्सरसाइज कब हुई थी? लास्ट एक्सरसाइज हुई थी 2011 में. ड्यू कब है? 2020 में. ठीक है, कोविड की वजह से नहीं हो पाई. तो ये है. उसके बाद यहाँ पर वो कह रहे हैं सेंसस के बाद वुमेन्स कोटा की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? वुमेन्स कोटा की बात कर रहे हैं. वुमेन्स कोटा की बात कर रहे हैं. ठीक है ना. वुमेन्स कोटा की क्या बात कर रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ तो ये पहले पढ़ लेते हैं. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट पास्ड इन स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट लास्ट ईयर रिजर्विंग 33% ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट एंड असेंबलीज फॉर वुमेन इज डिपेंडेंट ऑन द कंडक्ट ऑफ सेंसस. अकॉर्डिंग टू नारी शक्ति वधान अधिनियम, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड असेंबलीज shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken based on the relevant figures of the census. तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले हम वुमेन्स कोटा वाले बिल का नाम लिख लेते हैं. तो यहाँ पर तो वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट है, वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट, दैट इज नारी शक्ति वंदन अधिनियम. ठीक है ना. इसमें क्या है? 33% ऑफ सीट्स, 33% of seats in parliament and assemblies are reserved for women would become applicable, shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken based on relevant figures of first census. तो पहले सेंसस होगा. तो यहाँ पर सेंसस क्या है? काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन. डीलिमिटेशन क्या है? डीलिमिटेशन इज रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज. रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज को ड्रॉ किया जाता है वापस. कौन सी बाउंड्रीज? ठीक है ना. अब आपके एरिया में अभी भी इलेक्शंस हुए हैं, तो ये था ना, ये वाले एरिया का एक इंसान खड़ा होगा, यहाँ से एक, यहाँ से एक. ये डीलिमिटेशन ही है कि बाउंड्रीज है कि यहाँ से कौन कौन होगा. तो डीलिमिटेशन दोबारा हो सकते में भी, यहाँ से 2 की जगह अब 1 ही हो इस पूरे एरिया से. पॉपुलेशन बेस्ड होती है ये. तो जब डीलिमिटेशन हो जाएगी तब वुमेन रिजर्वेशन एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा. वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 33% सीट्स रिजर्व करता है. कहाँ पर? पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर. ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर. ठीक है ना. और असेंबलीज के अंदर, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, स्टेट लेजिस्लेचर में. ठीक है जी. तो ये है. अब आगे चलेंगे. NHRC इशूज नोटिस टू सेंटर तमिलनाडु गवर्नमेंट ओवर रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ फॉक्सकॉन. अब जो फॉक्सकॉन है वो क्या है, यहाँ पे पढ़ते हैं. सबसे पहले NHRC की फुल फॉर्म जो है ये बहुत ज़्यादा पेपर में आ चुके हैं. दिस इज़ अ PYQ. ठीक है. NHRC क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. ठीक है. ऑन मंडे इशूड
notice to the Secretary, Union Ministry of Labour and Employment, and the Chief Secretary, Government of Tamil Nadu, calling for a detailed report on reports that Foxconn, a major manufacturer of Apple devices, systematically excluding married women from jobs at this iPhone assembly plant in Sariparumbur. ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स, ठीक है, married woman excluded from jobs at Foxconn. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले Foxconn क्या है? मैन्युफैक्चरर of Apple devices. ठीक है ना, assembly plant in Sri Parambudur, तमिलनाडु. ठीक है, तो यहाँ पर मैरिड वुमेन को नहीं रखा जा रहा है, तो यहाँ पर कौन आया है? NHRC, that is National Human Rights Commission. National Human Rights Commission issued notice. नोटिस इशू किया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने. इट वाज एलिज्ड द ह्यूमन, मतलब इवन उनके पेन फ्लैट में ये मेंशन्ड है. ठीक है ना, बस यही पता होना चाहिए. फॉक्सकॉन का यूनिट कहाँ पे, एप्पल का यूनिट है कहाँ पर है, तमिलनाडु के कौन सी पर्टिकुलर प्लेस में है. ये श्री परम्बुदुर, ठीक है ना, श्री तो याद हो जाएगा, पेरू बुडुर. ठीक है, NHRC की फुल फॉर्म याद करनी है, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. ठीक है, आगे चलेंगे. The exact level of preparedness among the upper and lower echelons of the police is unknown. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो नए क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं कि उसके लिए पुलिस कितना प्रिपेयर्ड है, ये हमें पता नहीं है. और कल मैंने आपको भारतीय साक्ष्य लिखवाया था एविडेंस का, इट इज अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ठीक है, याद रखना, ये ऐड कर लो एविडेंस वाले में, किसी बच्चे ने मैसेज करके बताया था. थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट. द वेरी नेम्स ऑफ द न्यू लॉज अपीयर ऑब्सक्योर. अब यहाँ पे एडिटोरियल का ये ओपिनियन है एडिटर का कि भाई मुझे तो नाम अच्छे नहीं लगे. ठीक है, वो कह रहे हैं कि हिंदी नेम जो है वो अनफेमिलियर है. देयर वॉज नो चेंज इन द नेम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड व्हेन द 1989 ओरिजिनल वॉज रिप्लेस्ड विद द न्यू वन. अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पहले भी चेंज हो चुका है. तो ये लिखेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 original was replaced with a new one, that is 1973. ठीक है ना, तो ये भी एक फैक्ट हो गया कि पहले कब चेंज हुआ था. देयर इज ऑल्सो परसिस्टेंट फीलिंग दैट लॉज वर नॉट फुली डिबेटेड. लॉज फुली डिबेट नहीं हुए थे, वो कह रहे तभी हमें सही नहीं लग रहे हैं. ठीक है ना, तो स्टेट्स को ये अपॉर्चुनिटी दे दी गई है कि आप अमेंडमेंट्स कर सकते हो, लॉज को चेंजेस कर सकते हो. ठीक है ना, FIR रिगार्डलेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, तो ये सब हमने पढ़ लिया था. 0 FIR, EFIR, ये कल हमने सारा पढ़ लिया था, रेपिटेशन है. अब आगे चलेंगे. When Israel declared its war on Gaza following a cross-border attack, तो अब गाजा और जो इसराइल की लड़ाई है वो कब स्टार्ट हुई है? जब टेररिस्ट अटैक किया गाजा ने. कब किया टेररिस्ट अटैक गाजा ने? 7 अक्टूबर 2023 को ये टेररिस्ट अटैक हुआ. ठीक है ना, तो उसके बाद तो ये टेररिस्ट अटैक हुआ, ठीक है, 2023 के अंदर. ओके, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर बेंजामिन नेतान्याहू said his forces would crush the Islamist militant group. Since then, Israeli leaders have said several times that eliminating Hamas is the top objective of the war. अब यहाँ पे डिस्कस करें कि हमास जो है ना वो टेररिस्ट ग्रुप तो है, बट इट इज़ एन आइडिया जो लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है. आप उसको कैसे ख़त्म करोगे? ठीक है, तो ये डिस्कशन हो रही है. हमें ये याद रखना है कि इसराइल डिक्लेयर्ड वॉर, लिखेंगे इसराइल डिक्लेयर्ड वॉर
on Gaza following cross-border attack by Hamas on 7th October 2023। ठीक है ना, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे चलेंगे। द इंडियन इकोनॉमी रिक्वायर्स 25 मिलियन प्लस जॉब्स। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, जो इंडिया के पास इतनी नहीं है। जीडीपी ग्रोथ जो बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग जॉब्स तो बढ़ नहीं रही हैं। ये अगेन ओपिनियन बेस्ड एडिटोरियल है, इट इज़ अ ओपिनियन बेस्ड एडिटोरियल। ठीक है ना, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ओपिनियन बेस्ड एडिटोरियल में आप फैक्ट्स उठाने मत बैठ जाओ। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। एज नो कैंडिडेट मैनेज टू विन 50% वोट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ ईरान स्नैप इलेक्शंस। स्नैप इलेक्शंस क्या होते हैं? इमीडिएट इलेक्शंस। इमीडिएट इलेक्शंस क्यों इमीडिएट इलेक्शंस अनाउंस हुए ईरान के अंदर? क्योंकि जो ईरान के प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो गई है इब्राहिम राइसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में। ठीक है ना, अब यहाँ पे किसी को भी 50% क्लियर विन नहीं मिली है, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पर इलेक्शंस जो हैं टॉप टू जो जिनको वोट्स मिले हैं रन ऑफ होगा उनके बीच में। तो टॉप टू कौन है? मसूद पेज़ेशकियान एंड कंजर्वेटिव सैयद जलीली। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ईरान इलेक्शंस। ईरान इलेक्शंस, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे स्नैप इलेक्शंस। स्नैप इलेक्शंस, स्नैप इलेक्शंस अनाउंस्ड। क्या लिखेंगे सबसे पहले? स्नैप इलेक्शंस अनाउंस हो गए। स्नैप इलेक्शंस क्यों अनाउंस हुए? क्योंकि इब्राहिम राइसी जो है उनकी डेथ हो गई इन हेलीकॉप्टर क्रैश। ठीक है ना, तो स्नैप इलेक्शंस क्या होते हैं? इमीडिएट इलेक्शंस। ठीक है, अब सेकेंड चीज क्या हुई? नो कैंडिडेट वन 50% वोट इन फर्स्ट राउंड। तो अब क्या होगा? अब होगा रन ऑफ। अब होगा रन ऑफ, ठीक है, बिटवीन टॉप टू कैंडिडेट्स। अब वो टॉप टू कैंडिडेट्स कौन से हैं? वो टॉप टू कैंडिडेट्स जो हैं वो हैं मसूद पेज़ेशकियान, ठीक है ना, और कौन है? और है सैयद जलीली। ठीक है ना, इन दो के बीच में अब दोबारा होंगे, मतलब इन दोनों में से एक जो है वो पीएम बनेगा। ठीक है, तो ये है। उसके बाद थर्ड पे जो है वो रह गए बकीर कालिफा वफाक। ठीक है, ये दोनों हैं। तो ईरान के इलेक्शंस की ये स्टोरी है। उसके बाद आगे चलेंगे। एवरी ईयर जून इज ऑब्जर्व्ड एज प्राइड मंथ। तो अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा जून जो है, जून इज ऑब्जर्व्ड एज प्राइड मंथ। ठीक है ना, जो LGBTQIA का मंथ होता है, LGBTQIA+, ठीक है ना, वो मंथ जून में ऑब्जर्व किया जाता है। month in the world over. The contribution of the members of LGBTQIA communities are commemorated. Love, diversity, acceptance are celebrated. This year, 2 pride marches were held across India. The rights and status of the LGBTQIA communities vary across the world. तो इनकी जो rights हैं, जो इनका status है, वो vary करता है। So the legal status of same-sex acts in different countries as of 2024, at present 59 countries penalize any expression of queerness. अब यहाँ पर 59 कंट्रीज ऐसी हैं, 59 कंट्रीज penalize any expression of क्वीरनेस। मतलब ये LGBTQI वाली जो हरकतें हैं 59 कंट्रीज penalize करती हैं, मतलब पनिश करती हैं। ठीक है ना, 59 कंट्रीज जो हैं वो पनिश करती हैं। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडोनेशिया, घाना, ये कंट्रीज हैं। ठीक है ना, इंडोनेशिया, घाना, ये कंट्रीज हैं। दोज इंगेजिंग होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज आर पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट और वर्स डेथ। ठीक है, while 79 countries have banned same sex marriage. अब यहाँ पर 79 countries ऐसी हैं, 79 countries have banned
सेम सेक्स मैरिज, ठीक है ना, इन्होंने बैन कर दी है सेम सेक्स मैरिज, दे हैव बैंड सेम सेक्स मैरिज, ठीक है ना। और अगर वहीं पर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर डिक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी 2018 में, होमोसेक्सुअलिटी वाज decriminalized, was decriminalized मतलब इट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस एनीमोर। बट यहाँ पर, ठीक है ना, पार्शली striking down section 377 ऑफ IPC, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, अब उसके बाद सुप्रियो, लास्ट ईयर सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, बट हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया refused to acknowledge, refused to legalize सेम सेक्स मैरिज, उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने से मना कर दिया, ठीक है ना, रिफ्यूज टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, ठीक है ना, दे रिफ्यूज टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। तो ये है इंडिया का जो सिचुएशन है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, कि सेम सेक्स मैरिज जो है दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद आगे चलेंगे, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin announced in the Legislative Assembly plans for setting up an international airport on 2,000 acres of land with the capacity to handle 3 crore passengers annually in the industrial town of Hosur। तो यहाँ पर अब हमें याद रखना है कि होसूर जो है वो न्यूज़ के अंदर क्यों आया। होसूर, तो होसूर के अंदर तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, तमिलनाडु CM announced plans to set up international एयरपोर्ट, ठीक है ना। जो होसूर है वो क्या है, आप ये होसूर इज अ इंडस्ट्रियल, होसूर इज अ इंडस्ट्रियल टाउन, होसूर इज एन इंडस्ट्रियल टाउन, ठीक है, एंड इट इज 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बेंगलुरु, इट इज 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बेंगलुरु, ठीक है। While the airport has been a long-standing demand of the industrialists in the area, one of the hurdles is that, hurdles मतलब problem, रुकावटें, what is stopping them, one of the problem is that the concession agreement signed between Center and Bangalore International Airport Limited, the operator of Kempegowda International Airport Bangalore, does not allow for new or existing airports within an aerial distance of 150 kilometers before 2023, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है कि कंसेशन अग्रीमेंट signed between Bangalore International Airport and central government does not allow for new or existing airports except Mysore and Hassan airports within aerial distance of 150 kilometers before 2033। अब ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एरियल डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर्स में एयरपोर्ट्स अलाउड नहीं है, ठीक है ना। मैसूर और हसन के एयरपोर्ट्स अलाउड हैं, बट यहाँ पे ये होसूर है, तो हसन और होसूर, ठीक है। आगे चलेंगे, होसूर इज कृष्णा नगरी डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु कर्नाटका। होसूर इज सिचुएटेड एट 3000 meters above sea level and according to report by online, it was ranked 13 in the world amongst a list of cities with the fastest growing population growth with an annual growth rate of 5.38%,
ठीक है ना। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू विजुअल कैपिटलिस्ट in 2021, Hosur ranked 13 in world among the list of cities with fastest growing population. ठीक है। So, but Hosur has emerged as flourishing industrial town. It is an industrial town which has Tata Electronics, Titan, Ashok Leyland, TVS, Rolls-Royce, ये सारी companies है वहाँ पर. It has emerged as a nucleus for auto and electric vehicle. Hosur emerged as a nucleus for auto and electric vehicle. ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू तमिलनाडु इंडस्ट्रीज मिनिस्टर TRB राजा, द एयरपोर्ट प्रोजेक्ट ऑफ होसूर विल एनहांस कनेक्टिविटी, ये सब कुछ होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर होसूर एयरपोर्ट इज ओन्ड बाय तनेजा एरोस्पेस एंड नेवल लिमिटेड। तो यहाँ पे ना एक ग्रीन एयरपोर्ट की भी बात हुई थी। ग्रीन एयरपोर्ट कौन सा होता है? ग्रीन एयरपोर्ट नहीं, ग्रीनलैंड, ग्रीन फील्ड, हाँ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जहाँ पे स्क्रैच से काम स्टार्ट होता है, मतलब कुछ बिल्डिंग गिराना नहीं, कुछ नहीं है, ना पहले हो रखे ना रेनोवेशन होगी, बिल्कुल जीरो से काम स्टार्ट होगा, उसको ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अब यहाँ पर What is on the agenda for the 16th Finance Commission? तो 16th Finance Commission का काम क्या होता है? Distribution of finances, distribution of money between center and state. सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है फाइनेंस कमीशन। The 16th Finance Commission has begun its work established under Article 280 of the Indian Constitution. तो जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, वो किसके अंडर आता है? फाइनेंस कमीशन आता है, ठीक है ना, एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि बिकॉज 23rd 24th अमेंडमेंट हुई है जिसके अंदर लोकल बॉडीज भी आ गई हैं, तो उसके अंदर उनको भी पैसा दिया जाने का पूरा प्रयत्न करा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल 280 के अंदर आता है फाइनेंस कमीशन, और इसका काम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड अमंग स्टेट्स के बीच में भी आगे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दैट इज NIA कब आती है? जब कोई टेररिस्ट एक्ट हुआ हो तब ये आती है। ठीक है ना। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑन मंडे gave consent for jailed Kashmiri leader Sheikh Abdul Rashid Aka Engineer Rashid to take oath as a member of parliament. The NIA's consent came a day prior to hearing. MP is scheduled to pass an order. Advocate Vijay told the agency had agreed to take. The agency had said he should be subject to certain restrictions such as not speaking to the media, and that the entire process must get finished in single day. In jail since 2019, Mr. Rashid was charged by NIA under UAPA in the alleged terror funding case. तो अब इसमें हमें पूरा वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी gave consent for jailed Kashmiri leader Sheikh Abdul Rashid to take oath as member of parliament. ठीक है ना। अब यहाँ पर अब्दुल रशीद ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कश्मीरी लीडर है, ही इज इन जेल since
2019 फॉर टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है ना, टेररिस्ट को फाइनेंस करने के चक्कर में जेल में है कब से, 2019 से, ठीक है ना। अब इसके अंदर आगे चलेंगे अब इसमें फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स ऑफ सबमेरीन बिड्स अंडर 75 आई कंप्लीट। तो सबमेरीन की जो बिड्स हैं, तो यहाँ पे द नेवीज मेगा सबमेरीन डील विद प्रोजेक्ट 75 आई एस्टिमेटेड at over rupees 43,000 crore has crossed a major milestone in the process with the field evaluation trials to check the compliance of the bids received. Now complete that 2 contenders. अब इसमें bids आई हैं कि हम जो है आपको ये प्रोजेक्ट हमें दे दो, हम बनाएंगे। जर्मनी की ये है और स्पेन की ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स ऑफ सबमेरीन bids under project 75I complete. They are complete, ठीक है, दे आर कंप्लीट। अब इसके अंदर कौन है बिडर्स, कौन है बिड्स किसके हैं, जर्मनीज थाइसेन क्रप मेरीन सिस्टम्स, that is TKMS, and Navantia ऑफ स्पेन। तो ये 2 बिडर्स हैं। और 75I प्रोजेक्ट जो है इट डील्स विद सबमेरीन, यस सबमेरीन मैं यही चेक कर रही थी, सबमेरीन, ठीक है जी, ओके। तो ये है। उसके बाद द इवैल्यूएशन रिपोर्ट विल नाउ बी कंबाइल्ड प्रेजेंटेड टू डिफेंस मिनिस्ट्री। और आगे जो है इसके स्टेप्स लिए जाएंगे। कल येस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP, जिससे कि ज़्यादा देर तक सबमेरीन्स पानी में रह सकते हैं, कैन स्टे इन द वाटर फॉर लॉन्ग, ठीक है ना, इसके बारे में बात हुई थी। उसके बाद आगे चलेंगे। रेनफॉल जो है वो ज़्यादा प्रिडिक्ट करी जा रही है जुलाई के अंदर। एल नीनो जो पहले था, एल नीनो आया हुआ था जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा थी, अब ला नीनो आ गया है। कूलिंग ऑफ द, इससे क्या होता है, कूलिंग ऑफ द सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक बाय डिग्री और मोर। हिस्टोरिकली 25 years since 1950 that have seen below normal rain in June have resulted in normal or above normal rain in July, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, above normal rainfall predicted, ठीक है ना। तो ये कौन से इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ला नीना की। तो ला नीना में क्या होता है, ला नीना इज कन्वर्स ऑपोजिट ऑफ एल नीनो। एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो इज अ फिनोमेना वेयर इन वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक ओशन गर्म हो जाता है। और ला नीना में क्या होता है, कूलिंग ऑफ सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक बाय अ डिग्री और मोर, ठीक है ना। तो हमें दोनों फिनोमेनास के बारे में पता होना चाहिए, देयर इंपॉर्टेंट PYQs है। एयर इंडिया टू सेट अप फ्लाइट स्कूल ट्रेनिंग स्कूल इन अमरावती, ठीक है, ये लिख लेते हैं। एयर इंडिया टू सेट अप ट्रेनिंग स्कूल इन अमरावती, ठीक है ना। अमरावती में ट्रेनिंग स्कूल जो है एयर इंडिया सेटअप करने वाला है, अमरावती महाराष्ट्र। तो रीडिंग मार लेते हैं फटाफट से। एयर इंडिया अनाउंस्ड ऑन मंडे इट्स डिसीजन टू सेट अप अ फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल एट अमरावती महाराष्ट्र। इट वुड कॉस्ट अराउंड सो एंड विल टारगेट टू ग्रेजुएट 180 पायलट्स एनुअली। 180 पायलट्स को ग्रेजुएट करवाने की कोशिश करेगी। द स्कूल विल बी ओपन बाय जून 2025। द फ्लाइंग स्कूल एट अमरावती बेलोरा एयरपोर्ट वुड बी द फर्स्ट सेटअप बाय इंडियन एयरलाइन। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, फर्स्ट सेटअप बाय, कहाँ पे सेटअप होगा, एट अमरावतीज
बेलोरा, बेलोरा एयरपोर्ट। और ये फर्स्ट फ्लाइंग स्कूल है जो इंडियन एयरलाइन सेटअप कर रही है, फर्स्ट सेटअप बाय इंडियन एयरलाइन, ठीक है ना। इट विल हैव 31 सिंगल इंजन पाइपर आर्कर, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। द फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इज एन इनिशिएटिव बाय महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड विच अवॉर्डेड एआई टेंडर टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट द स्कूल, ठीक है ना। तो हमें इतना पता होना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट है, जहाँ पर भी फर्स्ट आ जाता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो एयर इंडिया सेटअप कर रहा है अमरावती में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, यहाँ पे लिख लो फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है। आगे चलेंगे। अब यहाँ पर एक केस चल रहा था जिसके अंदर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जो, उसका फैक्ट चेकिंग यूनिट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्यूटी दी थी कि अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगा विद रिगार्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी, तो फैक्ट चेकिंग यूनिट जो है वो सोशल मीडिया पे उस ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकता है कि ये रिमूव करवाओ, दैट गेट इट रिमूव्ड, ठीक है ना। बट ये चैलेंज हो गया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, अब उसकी हियरिंग चल रही है। चैलेंज किसने किया, इसको पढ़ लेते हैं। द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन मंडे began hearing arguments presented by Maharashtra solicitor on amendment of IT amendment rules 2021। इसके लिए IT amendment rules को भी अमेंड किया गया है। ये जो केस है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने किया, द एसोसिएशन ऑफ इंडिया मैगजीन ने किया, न्यूज, तो ये हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आपने पहले ये टॉपिक कवर नहीं किया हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट empowered press information bureaus fact checking unit to examine misinformation on social media related to central government। और ये कहाँ पर हो रहा है, ये मतलब और बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज्ड, ठीक है, किसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया है, ठीक है। इतना पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए प्रेस इंफॉर्मेशन PIB's फैक्ट चेकिंग यूनिट, ठीक है। RBI ASEAN to create platform for instant retail payments। The Reserve Bank of India and ASEAN countries have decided to create a platform to facilitate instant cross-border retail payments। तो यहाँ पे लिखेंगे Reserve Bank of India, Reserve Bank of India and ASEAN countries to create a platform to facilitate instant cross-border retail payments, ठीक है ना। एशियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एशियन रिटेल पेमेंट्स के लिए क्रॉस इंस्टेंट प्लेटफॉर्म बनाएंगे, प्लेटफॉर्म टू बी लाइव बाय 2026, ठीक है। द प्लेटफॉर्म इज इन आरबीआई सेड जॉइन द प्रोजेक्ट नेक्सस, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, RBI जॉइन द प्रोजेक्ट नेक्सस, ठीक है, प्रोजेक्ट नेक्सस और नेशनल इनिशिएटिव टू इनेबल a multilateral international initiative to enable instant cross-border retail payments by interlinking domestic fast payments systems FPSS
ठीक है. Nexus conceptualized by Innovation Hub of the Bank for International System aims to connect FPs of Asian countries and India would be founding member. ठीक है, तो अब यहाँ पर Nexus के बारे में और बताया जा रहा है. क्या बता रहे हैं? Nexus conceptualize किसने किया? Nexus conceptualized by Innovation Hub of the Bank for International Settlements. ठीक है ना. अब यहाँ पर जो नेक्सस है, ठीक है ना. अब नेक्सस क्या है, ये किसने कंसेप्चुअलाइज किया? ये इस बैंक ने किया है. इसमें क्या करेंगे? ये डोमेस्टिक मतलब जो लोकल है, डोमेस्टिक मतलब जो लोकल पेमेंट सिस्टम्स है उनको इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम आपस में कनेक्ट कर देंगे. लोकल को इंडिया के जो है, इंडिया वाला जो है वो फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इन सब से कनेक्ट हो जाएगा. An agreement to this effect was signed by BIS central banks of the founding countries. ठीक है ना. तो agreement was signed by BIS and central banks of the founding countries. तो यहाँ पर तो इसका अब इसमें क्या कह रहे हैं? aims to connect FIPs of 4 Asian countries and India. aims to connect FIPs of 4 Asian countries, that is Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand and India. And ये सारे founding, they are the founding members of this platform. ये सब जो हैं ये founding members बनेंगे of this platform. ठीक है ना. An agreement to this effect was signed by BIS. ठीक है ना. अब इसके लिए agreement was also signed. Agreement signed between BIS and central banks of these countries. ठीक है ना. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. दिस इज 100% क्वेश्चन. इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा. 100% क्वेश्चन है ये. ठीक है. दिस इज 100% क्वेश्चन. अब आगे चलेंगे. विश्वनाथ आनंद क्लेम्स हिज 10th टाइटल एट लियोन. विश्वनाथन आनंद claims 10th title at Lyon Masters Chess Tournament. मतलब 10th टाइम ये जीता इन्होंने. 10th टाइटल इन इवेंट, फर्स्ट डेटिंग बैक 96, लास्ट 2016. चलो आगे चलते हैं. फर्स्ट जो जीता था इन्होंने 1996 में जीता था, और जो लास्ट अभी जीता था वो 2016 में जीता था, और अब जीता है 2024 में. सिंगापुर विंस राइट टू होस्ट डिंग गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच. तो सिंगापुर टू होस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच between Ding Liren of China and D Gukesh of India. ये तो इंडिया में होना चाहिए था. तो यहाँ पर बिड डाली थी मैच कराने के लिए दिल्ली और चेन्नई. Delhi and Chennai had also filed bids, had also filed bids to host the match. ठीक है. US Supreme Court grants absolute immunity to Trump. क्यों करी absolute immunity? The US Supreme Court ruled on Monday that Donald Trump enjoys some immunity from prosecution as former president. तो यहाँ पर तो मतलब likely delay his trial of conspiring to overturn 2020 elections. So he tried to overturn 2020 elections means कि उन्होंने कहा कि नहीं ये इलेक्शंस गलत है, मैं नहीं हार सकता. जब जोसेफ बाइडन ही वन एज द
प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है ना, तब ये हुआ। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यूएस प्रेसिडेंट रूल्ड, यूएस सुप्रीम कोर्ट ruled that Trump enjoys immunity from prosecution as former president of USA, ठीक है। अब the 60 case on delay trial in for conspiring to overturn the 2020 election, ठीक है। The 63 decisions split along ideological line, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। There is no immunity of unofficial acts, Mr. Robert said, sending the case back to the lower court. अब यहाँ पर इन्होंने कहा, in his majority opinion said a president enjoys absolute immunity from criminal prosecution for official acts taken while in office. ये हमें नोट करना पड़ेगा, absolute immunity from criminal prosecution for official acts taken while in office, ठीक है ना। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से कंप्लीट इम्यूनिटी है, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है। देयर इज नो इम्यूनिटी फॉर अनऑफिशियल एक्ट्स, नो इम्यूनिटी फॉर अनऑफिशियल एक्ट्स, जो अनऑफिशियल एक्ट्स करे हैं उसके लिए कोई इम्यूनिटी नहीं है। अब अनऑफिशियल एक्ट्स के अंदर एक जो एक्ट वो कर रहे हैं, दैट इज अ केस ऑफ फेलोनी। फेलोनी इज, यहाँ पे पढ़ेंगे, ऑन May 40 न्यूयॉर्क कोर्ट कन्विक्टेड मिस्टर ट्रम्प इन 34 फेलोनी चार्जेस। फेलोनी क्या होती है, सीरियस केसेस हो, उसके अंदर ये हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि सेक्स स्कैंडल किया था जिसके अंदर पैसे दिए थे किसी को चुप रहने के लिए कि बताना मत कि हमारे बीच में कोई रिलेशन था, और तब ये इलेक्शंस लड़ने वाले थे 2016 में, ठीक है। तो ये है ट्रम्प का, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हो, वहाँ पर आपको कंपाइलेशंस मिलेंगी करंट अफेयर्स की, MCQs के मिलेंगे करंट अफेयर्स के, ये मंथली कंपाइलेशंस और MCQs है, और इनकी पेमेंट भी मंथली है, वैलिडिटी बहुत सारी है, एंड दे आर रियली रियली गुड, इनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का मॉक टेस्ट भी बाय कर सकते हो। दैट्स इट, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू लाइक दिस वीडियो। एजुगिरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।